हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम आपके लिए ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स या एसी सर्किट्स पे लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हमने एसी सर्किट्स पे सारी बातें करी। हमने रेजोनेंस की बात की, ट्यूनिंग की बात की, कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात की, प्योर सर्किट्स की बात की। और कॉम्बिनेशन सर्किट में हमने एक कॉम्बिनेशन मिस किया था, विच वॉज एल और सी का कॉम्बिनेशन। इसे मिस करने का एक बहुत सॉलिड रीजन था, वो लेक्चर के दौरान आपको पता लगता रहेगा। आज हम उस कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे और उस कॉम्बिनेशन में कोई खास चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, इसकी बात भी करेंगे। एलसी ऑसिलेशंस ज्यादातर समझाने में दिक्कत आती है और समझने में भी दिक्कत आती है, बट हम इसकी फील लेंगे कि असली में एलसी ऑसिलेशंस है क्या और असल में ऑसिलेट कर क्या रहा है, एक एलसी सर्किट में ऑसिलेट हो क्या चीज रही है, हम सारी उसकी बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हमारा एलसी सर्किट और उसके बाद हम आएंगे एलसी सर्किट के ऑसिलेशन पे। नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, साफ नोट्स बनाएं, परफेक्ट नोट्स बनाएं, गलती कम से कम करें, काट पीट कटिंग वटिंग प्लीज मत करें, मजा नहीं आता, फिर नोट्स पढ़ते वक्त दिक्कत आती है, राइट। चलो, अच्छा, हमने किया था एक एलआरसी सीरीज सर्किट, वो सबको याद होगा। एलसीआर का एक सर्किट किया था, रेजिस्टेंस थी, इंडक्टर था, कैपेसिटर था। इसको मैंने एक एसी सोर्स दिया था और मैं बोल रहा था लेट करंट बी आई टी, वोल्टेज एक निकल के आई थी वीटी, दिस इज आर, इसकी इंपेडेंस इज एक्सएल, इसकी एक्सी, और कुछ हमने रिजल्ट किए थे। मेरी टोटल इंपेडेंस इस सर्किट की बन रही थी आर स्क्वायर प्लस, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेरा एक्सएल या एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस वॉज इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट। इंपिडेंस क्या था जो इस सर्किट ने टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किए है ना। फिर हमने क्या बोला था, जो मेरा करंट है आई नॉट, वो क्या होगा वी नॉट बाय जेड। किसी भी सर्किट में करंट आई नॉट, पीक करंट की वैल्यू, इस टाइम वेरिंग करंट की पीक वैल्यू इज इस टाइम वेरिंग करंट का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड। हमने ये सारी बातें की थी, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सर्किट बनाऊं जिसमें सिर्फ है एल और सी, जिसमें सिर्फ है एल और सी, अगेन एक वोल्टेज सोर्स वीटी, करंट कुछ आ रहा है आईटी, है ना, दिस इज एक्सएल, दिस इज एक्सी। पहली बात, दिस सर्किट इज नॉट पॉसिबल, ये एक अनरियलिस्टिक, एक हाइपोथेटिकल सर्किट है। क्यों? पहले लिख लो, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सर्किट या फिर अनरियलिस्टिक सर्किट, एक नकली सर्किट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? ध्यान से समझना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो। अरे यार, इंडक्टर भी कैसे बना, एक तार से ही बना है, वाइंड करके इसको स्प्रिंग की तरह बना के। अगर तार है तो रेजिस्टेंस है डेफिनेटली। और इस सर्किट को जोड़ा भी किससे होगा? कनेक्शन वायर से किया होगा। जहां वायर है, जहां कोई मटेरियल है, वहां वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा। यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो है। अगर मैं एल और सी भी सिर्फ लगा दूं, यार इन वायर्स की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, दैट मींस दिस सर्किट इज हाइपोथेटिकल। रेजिस्टेंस तो होगी ही, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट। डेफिनेटली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने वाली है, बट फिर भी मान लो एक हाइपोथेटिकल सर्किट आपको एलसी दे रखा है और इसके एनालिसिस करने को बोला है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार, मैं सारी एनालिसिस यही रखूंगा, बस इसमें क्या कर दूंगा, लेट रेजिस्टेंस बी जीरो। दीज आर बेसिकली सेम सर्किट, इस पे मैंने मान लिया है कि रेजिस्टेंस जीरो है, तो यहां मैं आर को अगर जीरो करूं तो इस सर्किट की इंपीडेंस मेरी बन जाएगी एक्सी माइनस एक्सएल के होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस कैंसल्स आउट। यानी एक एलसी सर्किट की इंपीडेंस, माय इंपीडेंस ऑफ एलसी सर्किट इज एक्सी माइनस एक्सएल। कब? व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी, कब? जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। हो सकता है ये ज्यादा है, ये ज्यादा है,
ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो उसी के हिसाब से आप माइनस करोगे तो मेरी इंपेडेंस क्या आने वाली है, इनमें से कुछ एक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वैल्यू ज्यादा है। ये निकाल लिया तो पीक करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आई नॉट इज वी नॉट बाय जेड। जेड क्या है, या तो एक्सी माइनस एक्सएल या फिर एक्सएल माइनस एक्सी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर एसेंशियली द सेम सर्किट, सेम सर्किट है, रेजिस्टेंस होगी ही होगी। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सर्किट में जीरो रेजिस्टेंस हो। नहीं भी लगाया रेजिस्टर, बट इस तार की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो मैंने इसी एनालिसिस में आर को जीरो मान लिया है नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल राइट। आर को जीरो मान लिया, ये मेरी एनालिसिस आ गई। अच्छा, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं, मान लेते हैं करंट को बेस मान के चल रहे हैं, करंट को बेस मान के चल रहे हैं। यहां जो वोल्टेज पैदा हुई, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हमें पता है कैपेसिटर में करंट आगे, वोल्टेज पीछे, यानी कैपेसिटर की वोल्टेज Vc नॉट इस करंट से पाई बाय 2 पीछे, और इंडक्टर की वोल्टेज आगे, करंट पीछे, यानी करंट से इंडक्टर की वोल्टेज आगे पाई बाय 2। दिस इज V नॉट L, और ये पाई बाय 2 डेफिनेटली, ये पाई बाय 2 डेफिनेटली आगे। करंट को बेस माना, पीक करंट अगर आई नॉट है तो इस पे जो वोल्टेज पैदा हुई इट विल बी पाई बाय 2 आगे, इस पे जो वोल्टेज पैदा हुई पाई बाय 2 पीछे। अब डेफिनेटली मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज पीक वोल्टेज आई नॉट इनटू एक्सएल, जनरल सा रिजल्ट है। सिमिलरली पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज आई नॉट इनटू एक्सी। ये रिजल्ट्स तो पहले भी देख चुके हैं, यहां पर भी वैलिड है यार, कोई बात नहीं। पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी पता लग गई, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी पता लग गई। अगर ये वाला सर्किट होता तो एक क्या होती, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो कहां आती, करंट के अलॉन्ग आती, वो करंट के साथ साथ आती। तो फर्क क्या आया, बस यहां पर ये वी नॉट आर नहीं है, पीक अक्रॉस रेजिस्टर नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस को जीरो मान रखा है। ये मेरा इसका फेजर बन जाएगा। अब या तो ये ज्यादा है ये कम है, या ये कम है ये ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन, अगर ये ज्यादा है, अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा है तो नेट ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। अगर मेरी वोल्टेज पीक कैपेसिटर की इंडक्टर से ज्यादा है, अगर मेरी इंडक्टर की पीक वोल्टेज ज्यादा है, तो मेरा ग्राफ, मेरा फेजर डायग्राम कैसे बनेगी, दिस इज आई नॉट, दिस इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये फर्क पड़ेगा। और फेज अगर किसी ने निकालने को बोला तो फेज कितना आसान है यार, या तो फेज मेरा दोनों केस में क्या है, मेरा फेज दोनों केस में क्या है, पाई बाय 2। ये ज्यादा है तो भी पाई बाय 2, ये ज्यादा है तो भी पाई बाय 2। बात समझो, फेज था क्या, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। तो मेरा फेज क्या आने वाला है, माई फेज इज पाई बाय 2, दोनों ही केस में मेरा फेज इज पाई बाय 2। बाकी कॉम्बिनेशन सर्किट में निकालना पड़ रहा था टैन इनवर्स निकाल के, टैन इनवर्स एक्सएल बाय आर, टैन इनवर्स एक्सी बाय आर, या टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, या टैन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। कॉम्बिनेशन सर्किट में ऐसे निकाला था हमने फेज। यहां पर निकालने की जरूरत नहीं, पाई बाय 2 ही होगा। या तो ये चीज ज्यादा है, दो वेक्टर ऑपोजिट में तो माइनस होके ऊपर पाई बाय 2, ये चीज ज्यादा है तो दो वेक्टर ऊपर ऑपोजिट माइनस होके ए पाई बाय 2, राइट। So this was all about a LC circuit. LC सर्किट, पहली बात, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सर्किट, वो हमने बात लिख ली, एनालिसिस हमने कर ली, कोई इश्यू की बात ही नहीं है, फेज पाई बाय 2 ही आने वाला है। बस ये देखना है क्या पूछा गया है। अगर मेरे पास मान लो यहां पर करंट होता, अगर मेरे पास यहां करंट होता आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मेरा ये केस आता, अगर मेरा ये केस आता तो मैं वोल्टेज कैसे लिखता, माई वी टी इज वी नॉट, करंट था ओमेगा टी पे, वोल्टेज इस केस में पीछे है करंट से, तो मैं इसे लिख ला वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और अगर ये केस आता तो वोल्टेज करंट से आगे है, तो यहां मैं लिख लेता वी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये हम कर चुके हैं, काफी सवाल भी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट।
तो ये बात थी एक हाइपोथेटिकल सर्किट, जिसको मैं बोल रहा हूं एलसी सर्किट, प्योरली हाइपोथेटिकल। कभी आपको ये सर्किट मिलेगा नहीं, ट्राई जितना मर्जी कर लो, रेजिस्टेंस को जीरो कर नहीं सकते। अब एक खास चीज होने वाली है, हेडिंग डालेंगे एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्या है, चलो समझते हैं। एलसी ऑसिलेशंस, व्हाट आर एलसी ऑसिलेशन? ये क्या ऑसिलेट हो रहा है मेरे एलसी सर्किट में, कब होगा कब नहीं होगा सब देखेंगे। कैसे पता लगा ऑसिलेट हो रही है चीजें, देखते हैं। हेडिंग डालेंगे एलसी ऑसिलेशंस। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर था, चैप्टर था +2 फिजिक्स का, जो खत्म हो गया। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो हमारा ईएम वेव्स पे है। हाँ, ईएम वेव्स पे। उसके बाद सारी हमारी फिजिक्स +1 +2 की खत्म होने वाली है। उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर तो चलते जाएंगे, लेक्चर्स आते जाएंगे, नो मैटर व्हाट, लेक्चर्स यहाँ आते जाएंगे, +1 के भी +2 के भी। एंड फिजिकल क्लासेस जब रिज्यूम होंगी या नहीं भी होंगी, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उन बच्चों के लिए मैसेज है जो फिजिकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं हमारे पास। मैथ्स में भी सेम केस है, आपका एक लेक्चर रह गया है, एक सेट रिलेशन फंक्शन मेरे ख्याल से रह गया है, बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उसमें भी अब सिर्फ प्रैक्टिस है। टाइम टेबल अब जेई का अगले साल ऐसे आने वाला है, यू स्टिल हैव 9 to 10 months जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स करनी है, बहुत मजा आने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड। एलसी ऑसिलेशन समझते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर था, मैंने इसे चार्ज कर रखा है, मैंने इस कैपेसिटर को पहले से चार्ज कर रखा है। और कैपेसिटर की चार्जिंग का आपको पता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं चार्ज इस पे Q0, यहां है +Q0 तो यहां डेफिनेटली होगा -Q0। इस कैपेसिटर को पहले से चार्ज करके रखा हुआ है, मैंने किसी बैटरी पे लगा दिया होगा, चार्ज इस पे आ गया, फिर मैंने इसे अलग से निकाल लिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या, अब देखना कितनी सही चीज होने वाली है। ये पहले चार्ज था क्यों, मैंने इसे एक मान लो बैटरी V लगा के चार्ज कर लिया था, है ना, मैंने इसे चार्ज कर लिया था, फिर मैंने यहां से डिस्कनेक्ट किया और यहां लगा दिया। अब होगा क्या, यहां है +Q0, यहां है -Q0, यहां है +Q0, यहां है -Q0। कैपेसिटर के अंदर फील्ड कहां से जाएगी, दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है, फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। यानी यहां पर एक फील्ड होगी, ना यार, कोई फील्ड E होगी। इस फील्ड E के आने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक फील्ड में फोर्स लगेगी विच इज ऑपोजिट टू द फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड के ऑपोजिट बहना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड के ऑपोजिट बहना शुरू कर देंगे, यानी चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ। इसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, यानी ये चार्ज धीरे धीरे ऐसे फ्लो करना शुरू हुआ। अब होगा क्या, मान लो यहां से एक चार्ज आया, यहां से कोई चार्ज आया Q, यहां से एक चार्ज निकला Q, है ना, ट्रैवल किया, डिस्चार्ज हो रहा है तो यहां आया, यहां था नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे था पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे था नेगेटिव चार्ज, है ना, इस प्लेट पे था पॉजिटिव चार्ज, यहां था नेगेटिव चार्ज, तो एक करंट बहना शुरू हुआ। मेरी बात समझो, अगर फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, यानी करंट कैसे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिलहाल चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां से यहां चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, यहां से चार्ज फ्लो शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चार्ज कम होगा, धीरे धीरे इस कैपेसिटर में से चार्ज कम होगा, धीरे धीरे इस कैपेसिटर में से चार्ज कम होगा और अंत में यहां 0 चार्ज रह जाएगा। अब देखो ना, मान लो यहां पर था +10 कूलम, यहां था -10 कूलम और 2 कूलम यहां से निकला। मान लेते हैं इस प्लेट पे था
+10 कूलम, इस पे था -10 कूलम, है ना। मान लो 2 कूलम चार्ज निकला, मान लो 2 कूलम चार्ज निकला, है ना। तो यहां कितना रह गया, +8, और यहां कितना आया, -10 था और +2 आया, तो यहां क्या रह गया, -8। यही हो रहा है। फिर यहां से और निकला +2 कूलम चार्ज, तो यहां रह गया +6, यहां रह गया -6, +2 आया, -8 में ऐड हुआ तो -6। तो ऐसे करते 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 मान लो अब यहां से निकला, सारा चार्ज निकल गया, यहां से निकल गया +6, तो क्या रह गया, 0। और ये +6 इस -6 से मिलकर बन गया फिर 0। यानी धीरे 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 ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, इसमें चार्ज हो गया 0, इसमें चार्ज हो गया 0। अब हुआ क्या, अब देखना, धीरे धीरे ये चार्ज ट्रेवल कर रहा है, चार्ज हुआ 0, चार्ज ट्रेवल कर रहा है यानी करंट एक ट्रेवल कर रहा है। अगर चार्ज ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं आई, करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और हमें पता है इंडक्टर से जब भी करंट जाएगा वेरिएबल, तो वो एक बैटरी की तरह काम करेगा। यानी ये चार्ज तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये चार्ज तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। मान लो चार्ज हो गया यहां 0, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये एज अ बैटरी काम करेगा जो इस करंट को अपोज करेगा। इंडक्टर विल एक्ट एज अ बैटरी। इसकी ईएमएफ क्या होती है, L di/dt, याद है आपको, ये एक ईएमएफ जनरेट करेगा। यानी अब ये बैटरी की तरह काम करेगा। करंट ऐसे इसमें से जा रहा था, तो अब ये बैटरी की तरह काम कर रहा है और खुद करंट सप्लाई करेगा। अब ये करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा इस तरीके से, यानी धीरे 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 वापस से ये कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू होगा, धीरे 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 वापस से कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू होगा। यानी अब जो थोड़ी देर बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, बट पोलैरिटी बदल जाएगी, बट पोलैरिटी बदल जाएगी। फिर से मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, फिर से मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर से ये करंट सप्लाई करेगा, फिर से मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा। यानी इन नटशेल हो क्या रहा है, मेरा कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज एंड discharged again and again and again। मेरा कैपेसिटर मैंने लगाया था, कुछ चार्ज उसमें था, वो डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हुआ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगेन हाइपोथेटिकली, अगर मेरा कोई चार्ज, मेरी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, हालांकि सर्किट्स में एनर्जी वेस्ट होती है हीट की टर्म में, बाकी सभी में, बट आइडियली ये लगातार चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। यानी मेरे सर्किट में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कभी यहां से वहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। यानी इन दिस सर्किट चार्ज ऑसिलेट्स, प्लीज लिख लेंगे, ये सब बना के ढंग से समझेंगे। अब फील आ रही होगी कि यार ये ऑसिलेट हो क्या रहा है, सर्किट में चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। एक चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस लगाया, पहले वो डिस्चार्ज हुआ, चार्ज 0 हुआ, बट इंडक्टर ने करंट प्रोवाइड करना शुरू किया, फिर वो चार्ज हो गया, फिर वो डिस्चार्ज हुआ, फिर इंडक्टर ने करंट प्रोवाइड करना शुरू किया, फिर वो चार्ज हुआ। यानी मेरे सर्किट में चार्ज ऑसिलेट करते जा रहा है, कैपेसिटर टू कैपेसिटर बार बार। इसीलिए इसे बोला जाता है एलसी ऑसिलेशन सर्किट या एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। एक बार ये बना लेंगे और ये 2 पॉइंट्स मेरे लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं, थोड़ी एनालिसिस करते हैं सर्किट की, राइट। पॉज करके लिखते जाएंगे, नोट साफ साफ बनाते जाएंगे, सर्किट की एनालिसिस करते हैं। उसके लिए 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके लिए 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी। हमारा टॉपिक यही चल रहा है, एलसी ऑसिलेटर्स या एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। इसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और देखनी पड़ेंगी। लेट्स सी।
जस्ट अ सेकेंड, चलो। अच्छा, पहली पॉइंट ये आपको पता होगा, अगर मेरे पास किसी भी कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C और इस पे चार्ज है मान लो Q0, हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, याद रखना टोटल चार्ज तो 0 है, तो चार्ज है इस पे Q0 और कैपेसिटेंस है C, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है इट इज Q0 स्क्वायर बाय 2C। हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक कैपेसिटर जिसमें चार्ज है Q0, कैपेसिटेंस है C, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है Q0 स्क्वायर बाय 2C। सिमिलरली अगर मेरे इंडक्टर में कोई करंट I0 बह रहा है और इंडक्टेंस है L, तो इसमें एनर्जी है, इसे लिख लेते हैं E0C, इसे लिख लेते हैं E0L, इट विल बी हाफ L I0 स्क्वायर। याद रखेंगे प्लीज, एनर्जी इन अ कैपेसिटर विच हैज चार्ज Q0 एंड कैपेसिटेंस C इज दिस, इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। सिमिलरली इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी? हाफ L I0 स्क्वायर। I0 स्क्वायर इज जो करंट इससे बह रहा है। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, लेट मी सी द टाइम। चलो ध्यान से देखना हो क्या रहा है, ये मेरा LC ऑसिलेटरी सर्किट था, LC ऑसिलेटरी सर्किट था, प्लस Q0 माइनस Q0 CL। पहले सारा चार्ज इसमें था, सारा का सारा चार्ज इसमें था, यानी इस सर्किट में सारी एनर्जी, इस सर्किट की टोटल एनर्जी, इस LC ऑसिलेटरी सर्किट की अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो मैं लिखूंगा एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन इंडक्टर। फिलहाल इंडक्टर में 0 एनर्जी है बिकॉज कोई करंट नहीं बह रहा, सारा चार्ज इस पे है, तो मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी Q0 स्क्वायर बाय 2C, राइट। मान लो अब चार्ज बहना शुरू हुआ, अब मान लो चार्ज बहना शुरू हुआ, कुछ चार्ज यहां बहा और यहां अब चार्ज रह गया Q और इसमें कोई करंट आ गया I, तो अब सर्किट की टोटल एनर्जी इज अगेन एनर्जी इन कैपेसिटेंस प्लस एनर्जी इन इंडक्टर, यानी अब चार्ज है Q तो Q स्क्वायर बाय 2C प्लस इसमें से करंट बह रहा है I, तो हाफ L I स्क्वायर। फर्स्ट, सेकेंड, और मान लो सारा चार्ज बह गया, सारा चार्ज बह गया, यानी इसमें से जा रहा है अब मैक्सिमम करंट, मान लो I0, यहां चार्ज हो गया 0, तो अगर मैं अब सर्किट की टोटल एनर्जी निकालूं तो अब सारी एनर्जी इसमें है, यहां चार्ज नहीं बचा, मैं लिखूंगा EC प्लस EL, ये तो 0 हो गया बिकॉज चार्ज यहां 0 हो गया, तो अब सारी एनर्जी किसमें है? इंडक्टर में हाफ L I0 स्क्वायर। I0 इज मैक्सिमम करंट, यहां Q0 इज मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, राइट। बात समझ में आई? तो मैं इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि एनर्जी भी ऑसिलेट हो रही है, पहले सारी कैपेसिटेंस में है, एंड में सारी इंडक्टर में है, फिर सारी कैपेसिटेंस में है, एंड में फिर सारी इंडक्टर में है, यानी मैं स्टार मार्क करेंगे और लिखेंगे एनर्जी ऑल्सो ऑसिलेट्स, एनर्जी ऑल्सो ऑसिलेट्स, मेरी एनर्जी भी फ्रॉम C टू L टू C, मेरी एनर्जी भी ऑसिलेट, चार्ज तो हो ही रहा है ऑसिलेट, उसकी वजह से एनर्जी भी ऑसिलेट हो रही है। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हमने देख रखा है, अगर मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सिस्टम से बाहर नहीं जा रही, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर मेरी सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं जा रही तो मेरी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस एट एनी टाइम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। मेरी टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ Li स्क्वायर प्लस हाफ या Q स्क्वायर बाय 2C। इस टाइम पे ये टोटल एनर्जी है, इस टाइम पे ये टोटल एनर्जी है, इस टाइम पे ये टोटल एनर्जी है। ये सभी हमेशा क्या रहेंगी? एक वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी हमेशा। पहले सारी एनर्जी इधर थी, फिर कुछ इधर है, कुछ इधर है, एंड में सारी एनर्जी इधर है, बट ये हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट। एनर्जी इज कांस्टेंट इन द सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मुझे बोला शुरुआत में भाई सारी एनर्जी यहां है, मान लो अभी एनर्जी की वैल्यू थी के, है ना, अभी एनर्जी की वैल्यू थी के, सारी एनर्जी यहां थी, अभी थी के, बीच में कुछ एनर्जी यहां है, कुछ एनर्जी यहां है, मान लो कुछ चार्ज गया, यहां एनर्जी रहेगी k/2, तो यहां भी आ गई k/2, क्यों, टोटल के ही रहने वाली है, k/2 प्लस k/2, राइट, ये, और एंड में सारी एनर्जी यहां आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, k, रहनी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी इन द सर्किट विल ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज माय एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। तो आपसे बोले भाई इस सर्किट में ऑसिलेट असल में क्या हो रहा है, नहीं पता होता बच्चों को। नंबर 1 सर चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, सी पहले चार्ज था, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, तो सर्किट में चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। या फिर सर पहले सारी एनर्जी इसके पास थी, फिर एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर सारी एनर्जी इसके पास आ गई, तो मेरी एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है फ्रॉम सी टू एल टू सी टू एल टू सी टू एल टू सी, राइट, मेरी एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। अब क्या प्रूफ है कि पक्का ऑसिलेट कर रही है? हर टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेट तो नहीं होता, हमने देखा था ना पीरियोडिक मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में फर्क। याद करो एसएचएम, याद करो एसएचएम, कुछ कंडीशन होती थी ऑसिलेशन की, राइट। चलो प्रूफ करते हैं कि असली में सच में ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेट्स प्रूव दैट दिस मोशन इज रियली ऑसिलेटरी मोशन। चलो लेट्स प्रूव कि जो ये चार्ज मूव कर रहा है ये सच में ऑसिलेट कर रहा है, प्रूफ करते हैं। एसएचएम अगर आपको याद नहीं है तो इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी नहीं वैसे तो बहुत दिक्कत आएगी अगर एसएचएम आपको नहीं आता या एसएचएम की इक्वेशंस आपको नहीं आती। मैं थोड़ा याद दिला दूं एसएचएम में क्या था। हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। मेरी फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगनी चाहिए। एक स्प्रिंग को खींचा ब्लॉक के साथ, खींचा यहां, रिस्टोरिंग फोर्स इधर, ब्लॉक यहां गया, रिस्टोरिंग फोर्स इधर। ये मेरी कंडीशन थी, किसकी कंडीशन फॉर एसएचएम। यहीं से आ गई थी फोर्स को वेलोसिटी की भी, और एक और थी माय एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आपको याद होगा मेरी एक्सेलरेशन क्या थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माय एक्सेलरेशन वाज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है, याद है या नहीं? मेरी एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा क्या थी, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये चीज याद है बच्चे? एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसी को हम बोलते थे दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसी को लिखा है यार, इसी को ऐसे लिख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको यहां ले गए, ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। किस फ्रीक्वेंसी से बॉडी ऑसिलेट कर रही है। चलो प्रूफ करते हैं चार्ज सच में ऑसिलेट कर रहा है। ध्यान से समझना, लेट्स प्रूफ कि जो मेरा चार्ज है, जो मैं बोल रहा हूं ऑसिलेट कर रहा है, ये सच में ऑसिलेट कर रहा है। बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ध्यान से देखो, दिस इज माई सी, दिस इज माई एल। मान लो यहां से कोई चार्ज निकला Q, है ना। यहां मान लो चार्ज कोई निकला जिसकी वजह से करंट है I, मान लो जिसकी वजह से करंट है I। यहां चार्ज बचा है Q, है ना। मुझे पता है माई Q इज इक्वल टू CV, तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख सकता हूं Q बाय C। इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख सकता हूं Q बाय C। और इसकी EMF हमें पता ही है क्या आने वाली है, डी एल डी आई बाय डी टी, माइनस एल डी आई बाय डी टी। याद रखना हमारे जो EMF पैदा होती है इंडक्टर में, दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। अगर मैं यहां KVL लगाऊं, यहां मैं KVL लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस Q बाय C, माइनस Q बाय C। अब यहां माइनस एल डी आई बाय डी टी कैसे लिखूंगा, ताकि इस माइनस साइन का मतलब समझना। अगर चार्ज ऐसे बह रहा है तो करंट ऐसे बह रहा है, अगर चार्ज ऐसे बह रहा है तो डेफिनेटली करंट ऐसे बह रहा है, और ये इसे अपोज करेगा तो यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। बात समझो, चार्ज ऐसे बह रहा है तो करंट ऐसे बह रहा है,
इसने ईएमएफ ऐसे देनी है जो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे, तो यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, माइनस क्यू बाय सी। अब चार्ज ऐसे बह रहा है, चार्ज ऐसे बह रहा है तो करंट ऐसे बह रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, इसको नेगेटिव। करंट जहां से निकलता है वो चीज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हो जाएगी प्लस क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया यार, केवीएल लगाया है। ऐसे काम हमने एलसी सर्किट में बाकी सारे एसी सर्किट्स में भी किए थे। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यू बाय सी, इसके अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी, तो प्लस क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। चलो क्यू बाय सी माइनस एल, अच्छा करंट क्या होता है, माई करंट इज डी क्यू बाय डी टी, यही होता है करंट। और सिंस यहां चार्ज कम हो रहा है, यहां चार्ज कम हो रहा है, तो मैं इधर लगा लेता हूं माई करंट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्वांटिटी घट रही है कैपेसिटर पे, तो माइनस साइन लेते हैं, तो मैं आई डी आई बाई डी टी की जगह लिख लूं डी बाई डी टी ऑफ आई को क्या लिखें, डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू 0। यानी यहां लिख सकता हूं क्यू बाय सी और माइनस है तो प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यार यहां क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट होता क्या है, चार्ज की डिफरेंशिएशन, तो मेरी डी आई बाई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दिस इज 2 और ये मेरी जनरल इक्वेशन एसएचएम की, इसको साथ में लिख देता हूं। दिस विल बी एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी इक्वल्स टू 0। यहां कॉफिशिएंट 1 है तो एल को मैं डिवाइड कर देता हूं एल से, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल्स टू 0। एल से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। देखो यहां पर बॉडी ऑसिलेट कर रही थी, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रही थी बार बार। यहां है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यहां है डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, तो यहां एक्स में ऑसिलेशन थी, यहां चार्ज में ऑसिलेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज एग्जैक्टली सेम इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस थिंग इज माई ओमेगा स्क्वायर, यहां x है तो x के साथ वाली चीज ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां चार्ज के साथ वाली चीज ये क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। यानी माई ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय एल सी, यानी माई ओमेगा इज 1 बाय अंडर रूट एल सी। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी जो मेरा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है सर्किट में, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। तो अगर मैं f लिखूं तो f क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैथमेटिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, बट उससे लेना देना कुछ नहीं है, वो एंटायरली डिफरेंट चीज है, ये एंटायरली डिफरेंट चीज है। ये क्या है, चार्ज किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, भाई इससे कर रहा है। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर हुए थे और रेजोनेंस मिल गई थी मुझे। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, मैथमेटिकली सेम चीज आ गई है। सो दिस इज हाउ आई प्रूव कि सच में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन निकल के आ रही है। यहां डिस्प्लेसमेंट में ऑसिलेशन थी, यहां चार्ज में ऑसिलेशन थी। ये चीज ओमेगा स्क्वायर थी, कंपेयर करके पता लगा ये 1 बाय एल सी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ओमेगा इज 1 बाय अंडर रूट एल सी। दैट मींस चार्ज इज ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी जो अभी मैंने आपको बताई है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसी सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी सर्किट। ऑसिलेट क्या कर रहा है, चार्ज या फिर एनर्जी। किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी फिक्स रहने वाली है। पहले सारी कैपेसिटर में थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई कुछ इधर और फिर सारी इंडक्टर में थी, फिर सारी कैपेसिटर में थी एंड सो ऑन। तो इन एलसी ऑसिलेटरी सर्किट चार्ज इज ऑसिलेटिंग, उसी के साथ साथ माई एनर्जी इज ऑसिलेटिंग। टोटल एनर्जी एट एनी टाइम इज फिक्स्ड और मैंने प्रूव कर दिया कि यस चार्ज इज एक्चुअली ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। प्लीज इसे याद रखेंगे, सारी चीजें अब क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ आपका एसी सर्किट्स पूरी तरह कंप्लीटली खत्म होता है। दिस वाज माय सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे। इसके बाद हमारा ईएम वेव्स रह गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उस पर बात करेंगे। अगली सीरीज वही शुरू होगी, वो खत्म होते ही रोज हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। रोज के 100-200 सवाल हमने डिस्कस करने हैं। असाइनमेंट्स आपके पास आती रहेंगी। लॉकडाउन चला, कंटिन्यू हुआ तो नहीं हुआ तो फिजिकल क्लासेस में कंटिन्यू हुआ और वो सेम चीज़ यहाँ भी कंटिन्यू होगी। इट्स अ प्रॉमिस, यहाँ पर क्लासेस कभी छूटेंगी नहीं, राइट। जो बच्चे फिजिकल क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं लॉकडाउन के बाद जब आएंगे
तो दे विल बी अलाउड देयर फोन्स, ताकि हम क्लास में असाइनमेंट्स कर लें। अगर +2 का सिलेबस की असाइनमेंट कर रहे हैं, यहाँ +1 के सिलेबस की असाइनमेंट साथ साथ आती रहेंगी, तो उसे रिवाइज करेंगे। ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं, मैकेनिज्म चल रहा है उसे रिवाइज कर सकते हैं, सारी ऑर्गेनिक होगी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। सो यू विल बी अलाउड योर फोन्स, पढ़ाई के टाइम आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो, ये बात थी एलसी ऑसिलेटरी सर्किट की। एसी हमारा चैप्टर खत्म हुआ। बात करेंगे असाइनमेंट्स की, अगले टॉपिक की, एंड सो ऑन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।